प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। हम सभी आज माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना कैदी और कोकिला के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में आप सभी ने देखा था कि किस तरह यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कैदियों को किस तरह की समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। माखनलाल चतुर्वेदी बटमार, चोर, डाकू के साथ जेल में बंद हैं और कैसे बताते हैं कि जो ये जंजीरें हैं उसको गहना मानते हैं। कहते हैं कि ये ब्रिटिश राज का गहना है, क्योंकि वो अच्छे कार्यों के लिए, भारत माता के स्वाभिमान के लिए वो जेल में गए हैं। इसलिए बताना चाहते हैं कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं इसे गहना मानता हूँ। तो आगे हम सभी द्वितीय भाग में आगे देखेंगे कि वह क्या बताना चाहते हैं। कोयल की तुलना किस किस चीज़ों से करते हैं और क्या अपने को महसूस करते हैं कि आगे की पंक्तियों में हम सभी देखना चाहेंगे। कहते हैं काली तू कि कोयल तुम भी काली हो, रजनी भी काली, और रजनी मतलब रात, रात को भी काली, चूंकि रात में ही बोलती है इसलिए कहते हैं काली तुम, रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली है। जो शासन अंग्रेजों का ये शासन है ये भी काला ही है। कहते हैं कि काला तुम, काली तुम, रजनी भी काली, यानी तुम भी काली हो और रात भी काली है और अंग्रेजों का शासन भी सही नहीं है, वो भी काला है, अंधेरा है, अन्यायपूर्ण है, इसलिए उसकी तुलना उन्होंने कालापन से किया है। काली लहर कल्पना काली, कहते हैं जो लहर चल रही है ये भी काला है, यानी जो लोगों में ये संचार होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है। कहते हैं जो मेरी कल्पना में, मेरे सोच में जो विचार आ रहे हैं वो भी अंधेरापन है, वो भी काला ही है। मेरी काल कोठरी काली, जिस काल कोठरी में वो रहते हैं, जिस जेल में रहते हैं वो भी बिल्कुल काला ही दिखाई दे रहा है। टोपी काली, कमली काली, जो मुझे टोपी मिला है जेल प्रवास के द्वारा वो भी काला है, वह बिल्कुल काला ही दिखाई दे रहा है, वो टोपी भी बिल्कुल काला ही दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि मेरी टोपी भी काली, कमली भी काली, मेरी लौ श्रृंखला भी काली, जो जेल में बदी श्रृंखला है, लौ की छड़े हैं, उसका भी रंग काला दिखाई दे रहा है। पहरे की हुंकरती ब्याली, कहते हैं जो ये पहरा दिखाई दे रहा है ना, वो बिल्कुल ये भी काले सांप की तरह दिखाई देता है। जैसे सांप कहीं पे रुका है तो हमारे जाने की समर्थ नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही ये हम लोगों पे पहरा है। तिस पर एक गाली ये आली, कहते उसमें जो ये तुम बोल रही हो किसी गाली से कम नहीं रह रहा, तुम जो ये आघात कर रही हो किसी गाली से कम नहीं है। एक कोयल तुम क्यों बोल रही हो, तुम्हारा बोलना बिल्कुल ही एक गाली के समान है। सब कुछ कालामय है। क्या क्या, रात काली है, तुम भी काली हो, ये प्रशासन का जो अत्याचार है वो भी काली है, लोगों में लहर का संचार नहीं हो रहा है, मेरे मन में कल्पना भी अंधेरापुर है, ये काल कोठरी भी काली, मेरी टोपी भी काली है, लौ श्रृंखला भी काली है, और इस पे जो ये शासन का पहरा है ये भी सांप की तरह काला ही दिखाई दे रहा है, और उस पर तुम जो बोल रही हो वो किसी गाली से कम नहीं। बड़ी ही मार्मिक पंक्तियां हैं। आगे कहते हैं इस काले संकट सागर पर बढ़ने की मदमाती, कहते हैं संकट के सागर पे हम लोग हैं और इस पे भी हमें लगता है कि कब हमारी जिंदगी का अंत हो जाए। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों करके तराती हो, कोयल बोलो तुम इस सागर पे तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों इस पे गा रही हो। तुम्हारे गाने का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं है, तुम्हारे गीत कहने का कोई न कोई सामान्य उद्देश्य नहीं है, विशिष्ट है। लेकिन हर व्यक्ति संकेतों में बता देता है। मुंशी प्रेमचंद भी जब उनकी पहली रचना थी सोजे वतन, जब उसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, तब उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बैलों के माध्यम से 2 बैलों की कथा लिखी। कथा के माध्यम से वो बताना चाहे थे कि अगर बैल आज़ादी पा सकते हैं तो हम भी नहीं पा सकते, हम क्यों नहीं पा सकते हैं, हम भी इंसान हैं, हम अगर संघर्ष करें तो हमको आज़ादी जरूर मिल जाएगी। तो कहते हैं कि लगता है कि तुम भी इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ के लोगों को सजग करना चाहती हो कि हम लोग भी प्रयास करें तो हम लोगों को भी आज़ादी मिलकर ही रहेगी, क्यों नहीं मिलेगी। चमकते गीतों को क्यों वो तैराती हो, कोकिल बोलो तो तुम्हें मिले हरियाली डाली। कहते हैं उनको देखकर माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं तुम्हारा नसीब और हमारा नसीब कैसा है।
क्योंकि हर व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिल जाता। इस मुकम्मल जहां में हर किसी को सभी कुछ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, तो किसी को बहुत ऊंचाई पे है ज़मीन नहीं मिल पाता, और किसी को ज़मीन है कभी आसमान की सफ़र को तय नहीं कर पाता है। इसीलिए कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, तुम कितनी सौभाग्यशाली हो कि तुमको हरी हरी डालियों पे रहने का सौभाग्य मिला है। मुझे नसीब कोठरी का, लेकिन मेरे नसीब में क्या है? ये काली कोठरी है। नसीब सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों से भाग्य बनता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अपनी भाग्य वैसा बन जाता है, मेहनत ही है, भाग्य कुछ नहीं है। एक विचारक ने कहा था, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अगर आपका अदब है, बड़े गुणों को सम्मान करने का जज्बा आपके अंदर है, तो आपका नसीब भी साथ देता है। अगर आपके अंदर कोई जज्बा नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है इस तरह की, अगर किसी बड़े लोगों का, तो चीज़ें मिलकर भी आपसे दूर हो जाती हैं। एक आध नंबर से व्यक्ति चूक जाता है। क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पर उसके पास अदब नहीं है। इसलिए अपने को थोड़ा कम भाग्यशाली मानते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे नसीब में हरियाली डाली है, तुम स्वतंत्र हो, हरी डाल पे जाके बैठी हो, और मेरे नसीब में तो एक काली कोठरी है, चारों तरफ अंधेरा है, जीवन में भी अंधेरा ही दिखाई देता है, कहीं भी प्रकाश का कोई भी पुंज मुझे दिखाई देता हुआ नजर नहीं आता। तेरा नभ में संचार, तुम्हारा तो स्वच्छंद आकाश है, जहाँ चाहो पूरा आसमान। एक विचारक ने कहा था ना कि अभी तो नपी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो आसमान को नापना बाकी है। अभी तो नपी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो आसमान को नापना बाकी है। अभी तो उड़ा है मेरे जैसा पंछी, अभी तो आप जैसे बाजों का उड़ान तो बाकी है। तो बाजों के लिए निश्चित तौर पे पूरा आसमान खाली होता है, पक्षियों के लिए असीम आकाश होता है। तो कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो स्वतंत्र हो, तुम्हारे लिए तो पूरा आसमान ही खाली है, तुम कहीं भी उड़ सकती हो। लेकिन गुलामी की ज़िंदगी, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। अगर हम किसी के गुलाम हैं तो सपनों में भी हमें सुख नहीं मिल सकता है। स्वतंत्र हमेशा व्यक्ति रहना चाहता है। कहते हैं कि तेरा नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। 10 फुट की बात क्यों करते हैं? क्योंकि काल कोठरी है वो 10 फुट की है, इतना अधिक नहीं है। कहते हैं कि तेरा गीत कहावे वाह, तुम जब गाती हो, कोयल मधुर संगीत गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, कहते हैं वाह कितनी अच्छी पक्षी बोल रही है। और कौवा बोलता है तो कहते हैं अरे भगाओ भगाओ। वैसे कुछ लोग कहते हैं भाई सबका दिन होता है कि कौवा भी सही होता है। क्यों? कौवे को बिल्ली को लोग कहते हैं अरे इनका बोलना भी शुभ होता है। कब? कि जब कोई मेहमान आने वाले, लेकिन बाकी समय में कौवा आदर पाता नहीं है। या लोग कुछ विशेष समयों में अपने पूर्वजों को, जो श्राद्ध का समय होता है तो कौवों को कुछ चीज़ें देते हैं खाने को, ऐसी आस्था है कि पूर्वज इससे प्रसन्न होते हैं। बाकी समयों में कौवे का कोई जो है चीज़ें नहीं होती। इसलिए कहते हैं तुम्हें मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कहते हैं कि तेरे नसीब में तो हरियाली डाली है, और मेरे नसीब में जो काली कोठरी है, तुम्हारा संपूर्ण आसमान है, तुम पूरे आसमान में संचरण करती हो, जबकि मेरे लिए तो 10 फुट का ही संसार है। तेरे गीत कहाँ में वार, और तुम्हारे गीत वाह कराते हैं। मेरा रोना भी है गुनाह। अंग्रेज बड़े जाती थे, अगर कोई कैदी ज़्यादा रो रहा है तो उसे भी आकर पीटते थे। क्यों रो रहा है? रोने भी नहीं देते हैं। रोना भी है गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, तुम्हारा और मेरे में कितना अंतर है। तुम कितनी स्वतंत्र हो, जिस डाली पर चाहो उस डाली पर बैठ सकती हो। तुम्हारा संसार पूरा आसमान है और मेरा 10 फुट का है। तुम्हारा गाना वाह वाह की श्रेणी में आता है, और हमारा रोना भी गुनाह है। अंग्रेजों तुरंत आके अंग्रेज कोड़ी बरसाने लगते हैं, बहुत रो रहा है, दौरान डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए तुरंत पीट देते हैं। कहते हैं देख विषमता तेरी मेरी, तेरा और मेरे में कितना अंतर है। बजा रही है किसने ना मेरी, तुम्हारी और मेरी तुलना हो ही नहीं सकती हो। तुम्हारी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। उसके बाद भी तुम आकर गीतों को गाकर एक रणभेद तुम भी बजा रही हो। लगता है तुम्हारा रोना सामान्य नहीं। इस कृति पर और अपनी कृति से और कहो क्या कह दो।
तुम्हारी इस आवाज़ उठाई तो कम से कम लोगों के जेहन में हम जैसे कैदियों को भी जीने की तुमने प्रेरणा दी हो। तुम बताओ मैं और क्या लिख दूँ, और भी कविता में क्या लिख दूँ। मैं भी तो महसूस कर रहा हूँ, तुमको देखकर मेरे अंदर की जिजीविषा भी स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित करती है। मेरे अंदर की जिजीविषा भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि तुम स्वतंत्र हो। तुम डालियों पर जाती हो, तुम आसमान पे विचरण करती हो। काश मेरे जीवन में भी ऐसा होता, काश मुझे भी इस काल कोठरी से बाहर निकलना होता। मुझे कितनी ग्लानि हो रही है, चोर डाकू बटमारों के बीच में मैं रह रहा हूँ। मैं एक कलम का सिपाही हूँ, कलमगार हूँ, मैं लिखता हूँ, लेकिन आज इस जेल की कोठरी में हूँ। लेकिन तुम्हारी संस्कृति पे मुझे प्रेरणा जगती है, मैं भी कुछ कर दूँ, अपनी कृति में बोलो और भी क्या लिख दूँ कि लोग जागरूक हो सकें, लोग अपने अधिकारों के लिए उठ सके, माँ भारत की सेवा करने के लिए प्राणों की आहुति दे दें, बलिदान की उस वेदी पे अपनी को आहूत कर दे। कोकिल बोलो तो मैं क्या कर दूँ। मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहे हैं। मोहन के व्रत पे प्राणों का आसो, आसो मतलब लिक्विड। कहते हैं कि मोहन के व्रत में कोई दिया जल रहा है, कोई दीप मोहन जला रहे हैं, संसार को उजाला, भारत को उजाला करने वाला चारों तरफ अंधेरा है। लेकिन मोहन, महात्मा गांधी ने कहा था ना कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी कर दो। अगर उसके अंदर बहुत सारे मूवमेंट चलाए। महात्मा गांधी यूं नहीं राष्ट्रपिता कहलाए क्योंकि उनके त्याग, उनकी अहिंसावादी नीति, उनके मूवमेंट से अंग्रेज भी उनको सम्मान करते थे। आज ब्रिटेन में भी उनकी मूर्ति बनाई गई, विरोधी भी उनके जो है चाहने वाले थे। ऐसा होना चाहिए कि विरोधी भी आपको आपके नीतियों से, आपके कर्तव्यों से आपका सम्मान करें। अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं कि जिनके विरोधी भी उनकी बातें सुनते हैं। बातों में ऐसा एहसास होना चाहिए कि हम उन चीज़ों को सुन सके, समझ सके और जान सके। तो कहते हैं कि कह दो मैं क्या कर दूँ, क्या ऐसी अपनी लेखनी में चीज़ों को रख दूँ जिससे और भी लोग जागरूक हो जाए। महात्मा गांधी ने जो व्रत लिया है एक दीप जलाने का, कहो तो उसमें अपने प्राणों का आसव, लिक्विड, तरल भर दूं। कोकिल बोलो तो हे कोकिल तुम खामोश क्यों हो, तुम बोलो। आइए जल्दी से इसका रिविजन कर लें। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की कृति ब्याली, तिस पर एयाली। बहुत जल्दी से बता रहे हैं कि कहते हैं कि सब कुछ काला है, रात काला है, ये कोयल तुम भी काली हो, ये शासन जो है प्रशासन इसकी करनी भी काली है, और कल्पना जो इमेजिनेशन मैं कर रहा हूँ उसमें कहीं भी प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, वो भी कालापन है। मेरी टोपी काली है, कालकोठरी काली है, और ये जो जेल की दीवारें हैं, छड़े हैं, ये भी काली है। ये शासन की रखवाली स्तंभ जैसा, ब्याल जैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। इस संकट पे, इस काले संकट पे बढ़ने को मत पाती। और कोकिल बोलो तो अपने छिप के लिए संकट का समुद्र है, कब हमारी जिंदगी डूब जाए, इस संकट की समुद्रों पे तुम अपने गीतों को तैरा रही हो, कब इस समुद्र में हम डूब जाए कोई भरोसा नहीं। कोकिल बोलो ये क्यों गीतों को तैरा रही हो, तुम्हें नसीब हो, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें हरियाली डाली मिली हो, और मेरा बदनसीब है मुझे काली कोठरी मिली है। तुम्हें संचरित करने के लिए पूरा नभ मिला है, पूरा आकाश मिला है, और मुझे छोटी सी काल कोठरी मिली है। कहते हैं कि तेरे गीत कहाँ में वाह, और हमारा रोना भी गुनाह की श्रेणी में आता है। तेरी मेरी विषमता देखकर, तुम्हारी इस रणबीरी को सुनकर लगता है कि तुम कुछ जरूर विशेष करना चाहती हो। कहो और मैं क्या तुम्हारे बारे में लिख दूँ जिससे यहाँ के लोग जागरूक हो जाएं, यहाँ के लोगों के अंदर संवेदना आ जाए, यहाँ के लोगों के अंदर अपने संघर्षों के करने के लिए लोग आदि बन जाएं। बोलो कुछ तो बोलो। मोहन के व्रत, मोहन महात्मा गांधी ने जो व्रत लिया है, कहो तो उसमें अपने प्राणों का विषय अधिक क्या है। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कहते हैं कि कोयल तुम भी बोलो मैं क्या कर दूँ, मैं कोई अपने प्राणों का एक आंसू भर दूँ, मैं अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दूँ, क्योंकि प्राणों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता। अगर तुम कहो तो मैं अपने प्राणों की आहुति इसमें भर दूँ, मतलब तुम ऐसा करना चाहो।
इसमें बंदूकों की बोलो तो एक बोलोगे, तुम खामोश न रहो, कुछ न कुछ बोलो। इस तरह आप सभी ने देखा कि किस तरह माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय कवि हैं, राष्ट्र भावना है, उस जेल प्रवास में है, जेल की काल कोठरी में है, और कैसे कोयल के माध्यम से और लोगों के अंदर एक जागरूकता भरने की कोशिश की है। अपने प्राणों की आहुति देने की भी बात कह रहे हैं कि मोहन के व्रत पे, महात्मा गांधी के व्रत पे मैं प्राणों की आहुति दे दें। अपनी तुलना, अपनी जिंदगी की तुलना जेल की यातना कि कैसे जेलों का जीवन है, कैसे जेलों में यातनाएं दी जाती हैं, यानी रोने भी नहीं देते हैं। यानी रोना, भाई हर व्यक्ति दुखी होता है तो रोता है, लेकिन जेल में उसे रोने भी नहीं दिया जाता है। कितना घातक परिणाम होते हैं। जेल की क्या दशा होती थी अंग्रेजों के ज़माने में। ऐसे ही आज़ादी हमें नहीं मिली है। आज़ादी के पीछे कितना संघर्ष है, इस कविताओं से हमें पता चलता है। आशा है कि आप सभी को भी इस कविता से द्वितीय भाग में आप सभी ने इसका अध्ययन किया होगा, अवलोकन किया होगा। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पुनः आपसे मुलाकात होती है। आज के लिए यहीं तक।